जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने पिछले वीडियो में किसका अध्ययन किया था, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन किया था। हमने मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा था और उसके 9 उपविभागों का भी अध्ययन किया था। वहां पर हमने 9 जो उपविभाग थे उनका शॉर्ट अध्ययन किया था कि यदि आपसे 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकें। लेकिन आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मालवा का पठार और नर्मदा घाटी का आपको विस्तार से अध्ययन करना है, अर्थात विस्तार से आपको उसमें पूछा जाएगा। तो वहां से 11 नंबर या 200 शब्दों के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, चाहे वह मालवा का पठार हो या फिर नर्मदा सोन घाटी हो। तो पिछले वीडियो में तो हमने कम पढ़ा था, इस वीडियो के अंतर्गत इन 2 टॉपिक को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था वो दर्शाया गया है। यहाँ पर मध्य भारत का पठार है, ये मालवा का पठार है, नीचे नर्मदा सोन घाटी है, उसके नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है और यहाँ पर बघेलखंड का पठार है। तो ये विस्तार है। लेकिन यदि मालवा के पठार का विस्तार पूछा जाएगा तो मालवा का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये आता है मालवा के पठार के अंतर्गत। अर्थात मध्य प्रदेश का कुल 28% क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। यदि हम चोटी की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार की चोटी है। कौन सी चोटी है, सिगार की चोटी है, जिसकी सबसे अधिक जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर है। इसके बाद इसकी धजरी या जाना पाव की भी चोटियां आती हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में साधारण तरीके से जान चुके थे। यदि हम इसके विस्तार की बात करें कि इसके उत्तर में क्या पाया जाता है, दक्षिण में क्या पाया जाता है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है, तो यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में मध्य भारत के पठार स्थित है। मतलब यदि हम मालवा के पठार के उत्तर की बात करें तो इसके उत्तर में क्या स्थित है, मालवा का पठार स्थित है, अर्थात मध्य भारत का पठार स्थित है। अर्थात मालवा के पठार से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वह अपना जल किसको देती हैं, मध्य भारत के पठार को देती हैं। जैसे कि जो चंबल की नदी है, चंबल की नदी निकलती तो मालवा के पठार से है, लेकिन वह उप आर्द्र क्षेत्र का निर्माण कहां पर करती है, मध्य भारत के पठार में। यदि हम पूरब की ओर देखें तो इसके पूरब की ओर रीवा पन्ना का पठार है। कौन सा पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और बुंदेलखंड का पठार है। तो ये 2 पठार इसके पूरब की ओर स्थित हैं। यदि हम दक्षिण की ओर बात करें तो दक्षिण की ओर एक घाटी लगी हुई है जिसे कहा जाता है नर्मदा की घाटी। क्या कहा जाता है, नर्मदा की घाटी। और यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको पता है यहां पर अरावली श्रेणी है। क्या है, अरावली श्रेणी है। तो इन सभी के मध्य में एक पठार स्थित है जिसे कहा जाता है मालवा का पठार, जो कि काली मिट्टी के निक्षेप से निर्मित है। आपको पता है कि इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट की चट्टानों के निक्षेप से हुआ है। और बेसाल्ट की चट्टानों के क्षरण से कौन सी मृदा बनती है, काली मृदा बनती है। और काली मृदा की विशेषता होती है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मालवा के पठार का एक उपनाम है जिसे क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया। यदि मध्य प्रदेश में यदि हम कुल सोयाबीन की बात करें कि सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां से उत्पादन किया जाता है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां से होता है, तो वह मालवा के पठार से ही होता है। चलिए मालवा के पठार को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मालवा के पठार की स्थिति और प्राकृतिक दशा। चित्र मैंने आपको पहले बताया, उस चित्र को माइंड में रखना है। जब तक कि मालवा का पठार चलेगा उस चित्र को अपने माइंड में सेट करके रखना है। वो चित्र आपको याद रहेगा तो मालवा का पठार समझने में आपको सरलता मिलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में लावा मिट्टी से निर्मित एक विस्तृत क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है, मालवा का पठार कहा जाता है। मैंने कहा था कि मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, लावा के जमने से होता है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें या इसकी स्थिति की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 22 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह 74 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। स्थिति में पिछले वीडियो में भी बता चुका था, यहां भी आपको एक बार फिर से बता देता। इस पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में बिंद की श्रेणियों में आता है तथा यह पूर्व में गुना से मंदसौर और सागर तक फैला हुआ है। मैंने अभी जब आपको विस्तार बता रहा था चित्र के अंतर्गत मैंने बताया था कि इसके उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है। यदि हम जिलों की बात करें तो यह गुना से मंदसौर तथा सागर के मध्य क्या है, फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप से आवृत इस प्रदेश को मालवा के नाम से जाना जाता है। अर्थात दक्कन ट्रैप से निर्मित है यह पठार, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च प्रदेश का यह दक्षिणी भाग है
जो मध्य उच्च प्रदेश, मैंने अभी आपको चित्र में बताया था कि जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, मध्य उच्च प्रदेश है। तो मध्य उच्च प्रदेश का यह कौन सा है, दक्षिणी वाला भाग है, क्योंकि इसके दक्षिण में स्थित क्या है, मालवा का पठार है। तो मध्य उच्च प्रदेश का यह है, मध्य उच्च प्रदेश का यह है दक्षिण पश्चिम भाग है, जिसे चंबल, बेतवा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जल निकास मिलता है, अर्थात जल का क्या मिलता है, यहाँ पर निकास मिलता है। यदि हम इसकी साधारण सी ऊंचाई की बात करें तो यह है 300 से लेकर 600 मीटर तक है। यह पठार है, इसलिए पठार की ऊंचाई भी होगी, और वह ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। इसके अंतर्गत रीवा, दमोह, पन्ना के पठार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, रीवा का पठार भी आता है, पन्ना का पठार भी आता है, दमोह का पठार भी आता है। साथ ही साथ भांडेर, कैमूर और पन्ना की पर्वतीय श्रेणियां भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। यह क्षेत्र काली मिट्टी और चूना मिली हुई मिट्टी से आच्छादित है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें चूना मिला होता है, जो इसे बहुत उपजाऊ बना देती है। मैंने आपको बताया कि बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी में यदि चूना और मिला दिया जाए तो यह इसको बहुत उपजाऊ बना देती है। इसका विस्तार हम बात करें तो इसके अंतर्गत मंदसौर, उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, गुना, विदिशा आदि जिले आते हैं। आप यदि मध्य प्रदेश के आपको जिलों की लोकेशन याद है, और यदि मैंने जैसे पहले ही आपको चित्र बताया था वो चित्र याद है, तो आप ये सारे जिले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिले आप स्वतः ही लिख सकते हैं कि मालवा के पठार के अंतर्गत या मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। मालवा शब्द अपने व्यापक अर्थ में ग्वालियर के दक्षिण से लेकर बिंद की ऊंची पहाड़ियों के बीच समस्त क्षेत्र में विस्तृत है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका विस्तार कि कहां से है, तो ग्वालियर के दक्षिण में और बिंद की ऊंची श्रेणियों में इसका विस्तार पाया जाता है। चंबल, शिप्रा, काली, सिंध, पार्वती और बेतवा इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, चंबल है, शिप्रा है, काली है, सिंध है, काली सिंध भी इसमें आती है, पार्वती और बेतवा इसकी प्रमुख नदियां हैं। जलवायु की यदि हम बात करें मालवा के पठार की, तो यहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों, पाई तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, परंतु यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु या मानसून ना पाकर यहाँ पर जो मौसम है थोड़ा सा शुष्क होता है, इसलिए यहाँ पर शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होती है, और उसे ही समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो अब समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तापमान की बात करें मालवा के पठार की, तो यहाँ पर तापमान गर्मियों में दैनिक औसत तापमान 40 डिग्री से 42.5 सेंटीग्रेड तक होती है। कितनी होती है, 40 डिग्री से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान होता है गर्मियों के समय। ये मई का महीना यहाँ का सबसे अधिक गर्म होता है, मतलब मई में सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ का औसत जो तापमान है वह 10 से लेके 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना होता है, 10 से लेके 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का कब का, सर्दियों का टेम्परेचर। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो मई का होता है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा तापमान कितना होता है, तो 40 से लेकर 42.5 सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा की बात करें तो मालवा के पठार में वर्षा बहुत कम होती है। आपको पता है कि जो मालवा वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर जब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वहाँ तक आते आते उसका पानी क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे कम बारिश होती है। साथ ही साथ जब अरब सागर से जो मानसून जाता है उसका पानी भी यहाँ पर जाते जाते कम हो जाता है, इसलिए जो मालवा का क्षेत्र है वह वर्षा से कैसा रह जाता है, अछूता रह जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में अरब सागर से उठने वाले मानसून से वर्षा होती है। किससे होती है, अरब सागर से उठने वाले मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर आता है, और भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर आता है, तो अरब सागर आता है, और अरब सागर के द्वारा एक मानसून प्रवेश करता है भारत में और मध्य प्रदेश में, जिसके द्वारा वर्षा होती है। इसलिए मालवा के पठार में किस मानसून से वर्षा होती है, तो अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भागों में वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर होता है, मतलब जो दक्षिण पूर्वी भाग होते हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर पूर्वी की ओर जाते हैं वहाँ पर बारिश कम होती जाती है, और बारिश कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर तक होती है।
मिट्टी की बात करते हैं तो हमने जैसे ही बताया था कि यहाँ की चट्टानें बेसाल्ट होती हैं और बेसाल्टों के क्षरण से यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लेटेराइट प्रकार की मृदा भी पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट प्रकार की। लेटेराइट मृदा क्या होती है? जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर जो मृदा होती है उस मृदा के खनिज तत्व कहां की ओर चले जाते हैं? ए संस्तर से बी संस्तर में चले जाते हैं और वह मृदा अब अनुपजाऊ हो जाती है, उसे ही कहा जाता है लेटेराइट मृदा। तो ये पहाड़ियों पर पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यदि मालवा का पठार आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना, मालवा के पठार में अधिकतर कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर वन वनस्पति का बात करें तो यहाँ पर 8.7% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 8.7% भाग पर वन पाए जाते हैं। इतने कम वन क्यों पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो मालवा का पठार है वह एक पठारी क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर वन अधिक जन्म नहीं ले पाते। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए 8.7% भाग पर ही यहाँ पर क्या है? वन है। मालवा के पठारी प्रदेश की दक्षिणी सीमा एक बिंद श्रेणी से होती हुई वनों की एक पेटी पाई जाती है जो पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। अर्थात वनों की एक पेटी है जो कहां से कहां तक फैली है? पश्चिम से पूर्वी की ओर फैली है। जो महू, यहाँ पर महू, बागली, कलौद, आष्टा, नसरुल्लागंज, बुधनी, गौहरगंज, गैरतगंज और सिलवानी, रहली तथा सागर की कुछ तहसीलें समाहित की जाती हैं। मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस पेटी के अंतर्गत इन जिलों की या इन क्षेत्रों की कुछ तहसीलें समाहित की जाती हैं। ये तहसीलें हैं और सागर की भी कुछ तहसीलें इसमें समाहित की जाती हैं। इंदौर तथा धार के कुछ भागों में अतिरिक्त यहाँ पर वन्य भूमि का औसत जो है वो 10 से 12% पाया जाता है। अर्थात इंदौर और धार में यहाँ का प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कितना है? 10 से 12% हो जाता है। यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो वृक्षों की बात करें तो उनमें सागौन, सैलम, साजू, तिनसा, हल्द, साल, तेंदुपत्ता और सलाई की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। सलाई के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ की वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो उसमें सागौन, सैमल, साजू, तिनसा, साल, तेंदुपत्ता, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो तेंदुपत्ते का उपयोग किया जाता है और तेंदुपत्ते का उत्पादन सागर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। उपज की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कृषि मुख्य व्यवसाय है। कौन सा है? कृषि मुख्य व्यवसाय। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो मालवा का पठार है उसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? यहाँ का मुख्य व्यवसाय हो जाएगा कृषि। यहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य उत्पादन किसका होता है? तो गेहूं का होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गन्ना, ज्वार, मक्का, चना, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, चावल, आलसी आदि की भी पैदावार होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर भी काली मृदा पाई जाएगी वहाँ पर गन्ना होगा, वहाँ पर मूंगफली होगी, वहाँ पर कपास होगा, वहाँ पर गेहूं होगा। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं वो काली मृदा में स्वतः ही होती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सोयाबीन भी होता है काली मृदा में। इसके अलावा चावल की भी यहाँ पर खेती की जाती है। खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए, मालवा का जो पठार होता है वहाँ पर खनिजों का अभाव पाया जाता है। इंडस्ट्रीज तो बहुत विकसित हुई हैं, लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से ये क्षेत्र अछूता रह जाता है। जनसंख्या की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कृषि क्षेत्र से उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों का पलायन भी इस क्षेत्र की ओर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जितनी बड़ी बड़ी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वही इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप सागर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें। तो यदि हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है और वह घनत्व है 855। ऐसे यदि हम बात करें इंदौर का, तो इंदौर में भी घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, 841 पाया जाता है। इसी तरीके से सीहोर, धार, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, इन जिलों में भी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 100 से 228 प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। तो जो मालवा का पठार है, यहाँ पर क्या है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्षेत्र कम होने के, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो शहर हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक पाया जाता है। व्यवसाय की बात करें
तो इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं। उद्योग की बात करें तो मैंने कहा था कि जो मालवा का पठार है वह उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही फलीभूत है, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज विकसित हुई हैं। पश्चिमी मालवा का पठार राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। पश्चिम जो मालवा का पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योगों ने विकास किया है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग तथा उपभोक्ता सामग्री पर संबंधित प्रमुख उद्योग यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि कृषि के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो कृषि के द्वारा जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं वो भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित किया गया है। नागदा में जैसे कि कृत्रिम रेशे का कारखाना है। रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल में भी सूती कपड़े के कारखाने हैं। इसके अलावा यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना है। इसके बाद हम नए इंजीनियर की बात करें कि नई इंजीनियरिंग की इकाइयाँ कहाँ पर हैं, तो वह देवास और भोपाल में विकसित की जा रही हैं। प्रमुख नगर की बात करें कि मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से नगर हैं जो प्रमुख हैं, तो मालवा के पठार के अंतर्गत जैसे कि इंदौर हो गया, भोपाल है, उज्जैन है, सागर है, रतलाम है, देवास है, विदिशा और धार है। ये प्रमुख नगर हैं जो औद्योगिक दृष्टि से भी अपना महत्व रखते हैं। साथ साथ ही यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो मांडव है वह भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, जिसे सादियाबाद कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है। और यह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह धार जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी की। तो मालवा के पठार के अंतर्गत बस इतनी ही चीज़ें, मालवा के पठार के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं जितनी भी आती हैं, चाहे कृषि आती है, चाहे उद्योग आती है, उद्योग आता हो, नगर आते हों या मृदा आती हो, जलवायु आती हो, वनस्पति आती हो, सारे परिप्रेक्ष्य का अध्ययन हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम नर्मदा सोन घाटी की। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा मालवा पठार के दक्षिण में यहाँ पर एक क्षेत्र विस्तृत है जिसे क्या कहा जाता है, नर्मदा घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा घाटी कहा जाता है। इसके उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में मालवा का पठार आता है और रीवा पन्ना का पठार आता है। पूर्वी की बात करते हैं तो पूर्व में बघेलखंड का पठार आता है और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी आती है। तो ये चित्र आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा घाटी कहाँ पर आती है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर आती है। देखिए यहाँ पर जो विस्तृत है नर्मदा घाटी है और थोड़े से हम पूर्वी की ओर चले जाते हैं तो वहाँ पर सोन नदी को भी यदि इसमें हम समाहित कर देते हैं तो उसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की स्थिति और प्राकृतिक दशा की बात करें तो यह प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की सक्रिय घाटियों के मध्य वाला भाग है ना। जो नर्मदा तथा सोन नदी की सक्रिय घाटी हैं तो उन घाटियों के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है उसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहा जाता है। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य सर्वाधिक निचला वाला भाग है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो नर्मदा सोन घाटी का भाग है या नर्मदा घाटी का भाग है वह भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी सबसे निचला भाग है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो सामान्यतः 300 से 400 मीटर तक पाई जाती है, अर्थात बहुत कम है। यहाँ पर घाटियाँ बहुत सक्रिय और बहुत लंबियाँ होती हैं, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार माना जाता है। इन घाटियों में चौड़ाई एक समान नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसका विस्तार, जो घाटियां हैं बहुत सक्रिय हैं, बहुत लंबाई तक फैली हुई हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई एक समान नहीं है। कहीं पर चौड़ाई ज़्यादा होती है तो कहीं पर चौड़ाई बहुत कम होती है। यदि हम मंडलेश्वर और होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर चौड़ाई बहुत अधिक देखने को मिलती है, 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और यदि हम होशंगाबाद और इटारसी के निकट मैदानी भागों की बात करें तो वहाँ पर मात्र 40 किलोमीटर चौड़ाई भाग मिलता है। और यदि हम सोन की निचली घाटियों की बात करें तो इसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो जाती है, 20 से 40 किलोमीटर तक ही बचती है। नर्मदा घाटी के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, पूर्वी तथा पश्चिमी जिले में निवाड़ की पहाड़ियां, जबकि ऊपरी बेसिन मंडला जिले अथवा मैकाल के पठार में पड़ता है। अर्थात कौन कौन से जिले और क्या क्या इसमें समाहित किया जाता है, तो नर्मदा घाटी में क्या क्या आ जाएगा? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन आ जाएगा। पूर्वी तथा पश्चिमी निमाड़ जिले ये भी इसमें समाहित किए जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम ऊपरी बेसिन की बात करते हैं तो उसमें मंडला और मैकाल के पठार को शामिल किया जाता है।
नर्मदा की घाटी में प्रमुख दक्कन ट्रैप नामक चट्टानें मिलती हैं। नर्मदा की घाटी का निर्माण भी किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। जलवायु की बात करें हम नर्मदा घाटी की, तो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई में होता है। कब होता है? तापमान सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है? मई में पाया जाता है। मालवा के पठार की बात करें तो वहाँ भी मई में पाया जाता है, और नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो यहाँ भी मई में पाया जाता है। और न्यूनतम तापमान कब होता है? दिसंबर में होता है। तो आप जब यदि सूर्य की स्थिति आपको ज्ञात है, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि तापमान कर्क रेखा पर ज़्यादा कब होता है और कम कब होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। मई में क्या होता है? तापमान सबसे ज़्यादा हो जाएगा और दिसंबर में तापमान सबसे कम हो जाएगा। जून में जलवायु तथा खंडवा, जून में जबलपुर तथा खंडवा का औसत तापमान 31 से 30 डिग्री 31.3 से 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। मतलब मामूली सा अंतर आता है। कहाँ? जून माह में कहाँ पर? जबलपुर और खंडवा में। जबलपुर में पाया जाता है 31.3 डिग्री, वहीं खंडवा की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है 31.5 डिग्री तापमान पाया जाता है। दिसंबर में खंडवा का औसत तापमान 10 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 10 डिग्री तक रहता है। वहीं होशंगाबाद का कितना रहता है? 8 डिग्री रहता है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा में भी यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है। यदि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में औसत वर्षा 142.5 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर यदि हम होशंगाबाद की बात करें तो वहाँ पर 125 सेंटीमीटर, महेश्वर में 82 सेंटीमीटर, बड़वानी में 57.5 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार इस क्षेत्र में वर्षा 57.5 सेंटीमीटर से लेकर 142.5 सेंटीमीटर तक होती है। अर्थात कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है। इस घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर। कोई भी हो, चाहे आप मालवा का पठार देखें, चाहे नर्मदा सोन घाटी देखें, मध्य प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा के मान में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी काली तथा गहरी काली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी तो पाई जाएगी, लेकिन कैसी काली? तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कृषि भूमि का केंद्रीकरण देखने को मिलता है, अर्थात कृषि भूमि अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। वनस्पति की बात करें तो नर्मदा घाटी में 25% तथा सोन घाटी में 40 से 50% भूमि वनों के अंतर्गत आती है। नर्मदा घाटी के अंतर्गत कितनी? 25% भूमि, और यदि हम सोन घाटी की बात करें तो यहाँ पर 40 से 50% भूमि किसके अंतर्गत आती है? वनों के अंतर्गत आती है। इस भाग में 30% क्षेत्रों में वनों का विस्तार है। कितने प्रतिशत? 30%। ओवरऑल निकाल लिया जाए तो 30% क्षेत्रों में वनों का विस्तार है, अर्थात यहाँ पर वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ महादेव श्रेणी में उष्ण सदाबहार वन, वनों की भी प्रकृति होती है, लेकिन एक से वन हर जगह नहीं पाए जाते। जैसे कि हम महादेव श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर उष्ण सदाबहार वन, सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में आर्द्र पतझड़ वन, क्योंकि वहाँ पर वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। राजपुर उच्च प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजपुर का जो उच्च प्रदेश आता है, इसमें शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, और निमाड़ के मैदानों में झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वनों की प्रकृति बदलती जाएगी। एक जगह उष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे तो दूसरी ओर आर्द्र पतझड़ वन, और फिर और पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाएंगी, कटीली झाड़ियाँ विद्यमान होती हैं। यदि यहाँ पर वृक्षों की बात करें कि नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सागौन, आम, जामुन, साज, वीज, तेंदू, अंजना और सलई के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन का वृक्ष पाया जाता है, साल का वृक्ष पाया जाता है, आम का वृक्ष पाया जाता है, नीम का वृक्ष पाया जाता है, बीजा का वृक्ष पाया जाता है, साल का वृक्ष पाया जाता है। यहाँ पर तेंदू के वृक्ष भी पाए जाते हैं। उपज की बात करते हैं तो नर्मदा बेसिन में 43% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। कितने परसेंट क्षेत्रफल पर? 43% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। 30% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं और 43% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, जिसमें 50% से अधिक क्षेत्र में गेहूं, कपास, ज्वार, चना, चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली व दालें उगाने के लिए प्रयुक्त है। अर्थात 50% जो भूमि है वह कपास, गेहूं, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली इनको उगाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नर्मदा की घाटी गेहूं उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। जिस तरीके से मालवा की घाटी में गेहूं का उत्पादन हो रहा था, उसी तरीके से नर्मदा की घाटी में भी बहुत अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के अतिरिक्त अंतर्गत भूमि का विशेष केंद्रीकरण कहां पर है? होशंगाबाद में है, नरसिंहपुर में है और जबलपुर में है।
मतलब गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि नर्मदा घाटी के अंतर्गत कहा जाए कि कहाँ पर होता है तो वह होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों की कुछ तहसीलों में होता है। हरदा के पश्चिम में ज्वार तथा कपास की खेती की जाती है, वहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। और यदि हम यहां बात करें निरा बोया गया क्षेत्र तो वह कितना है, 50% या उससे भी अधिक है, अर्थात 50% या उससे अधिक भूमि पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। यहां पर रानी अवंतीबाई परियोजना, जिसे बारगी परियोजना कहा जाता है, जो कि जबलपुर में स्थित है, साथ ही साथ तवा परियोजना के द्वारा यहां पर जल उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे सिंचित रकबे में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इन परियोजनाओं के बन जाने के कारण जो नर्मदा घाटी है यहां पर सिंचित क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सोन नदी की घाटी में चावल प्रमुख फसल है। सोन घाटी में क्या उत्पादन किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल की कृषि का केंद्रीकरण बिहारी, गोपाद, बनास तथा शहडोल की तहसीलों में किया जाता है, ये सोन घाटी के अंतर्गत आती हैं। खनिज की बात करते हैं तो यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ पर खनिज बहुत बहुलता में पाया जाता है। इसमें चूने का पत्थर, फायर क्ले, गेरू, संगमरमर पत्थर, मैग्नीज प्रमुख खनिज के रूप में पाए जाते हैं। सोन नदी घाटी में चूने का पत्थर तथा कोयला ही मिलता है। जो सोन घाटी है वहाँ पर क्या क्या मिलता है, वहाँ पर चूने का पत्थर और कोयला पाया जाता है। बाकी यदि हम नर्मदा घाटी की बात करें तो वहाँ पर चूने का पत्थर, फायर क्ले, गेरू, संगमरमर और मैग्नीज मुख्य रूप से पाया जाता है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है क्योंकि वनीय क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक निवास करती है। कहां पर, नर्मदा घाटी के अंतर्गत। सोन नदी घाटी अविकसित होने के कारण तथा नगरों की संख्या कम होने के कारण यहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, विरल होता है। किसमें, सोन घाटी में। नर्मदा घाटी की बात करें तो वहां पर जनसंख्या जो होता है घनत्व थोड़ा अधिक है, लेकिन वहां पर नगरीय जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। सोन घाटी की बात करें तो यहां पर नगरीय जनसंख्या कम पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। व्यवसाय की बात करते हैं तो यहाँ का जो व्यवसाय है वो कृषि तथा खनिज उत्खनन कार्यों पर ही आधारित है। अर्थात यहाँ की जो लोग हैं वह व्यवसाय किस में करते हैं, या तो कृषि पर आधारित है या खनिजों पर आधारित है। यातायात की बात करें तो चूंकि यह घाटी क्षेत्र होते हैं, नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर यातायात का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है। यातायात का विकास नर्मदा घाटी की बात करें तो वहाँ पर कुछ अधिक हुआ है, जबकि सोन घाटी में अपेक्षाकृत कम हुआ है। यहाँ के सभी प्रमुख नगर रेल तथा सड़क मार्ग से देश के प्रमुख नगरों में जुड़े हुए हैं। कहाँ पर, नर्मदा घाटी में। लेकिन यदि हम सोन घाटी की बात करते हैं तो वहाँ पर रेल यातायात नाम मात्र से भी नहीं है, मतलब वहाँ पर रेल यातायात का विकास नहीं हो पाया है। उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट, रंग बनाने के उद्योग, कांच बनाने के उद्योग, चूना मिट्टी के उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, रबर बनाने के उद्योग यहाँ पर मुख्य रूप से डाले गए हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर कारगर हैं। प्रमुख नगर की बात करें कि नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख नगर आते हैं, तो मध्य प्रदेश का तीसरा प्रमुख बड़ा नगर, जिसे क्या कहा जाता है, जबलपुर कहा जाता है, तो वह नर्मदा घाटी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा नरसिंहपुर, गाडरबारा, पिपरिया, होशंगाबाद, बड़वाह, बड़वानी, महेश्वर, ओमकालेश्वर, इटारसी, हरदा इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। वहीं नर्मदा के दक्षिण में खंडवा तथा खरगोन और अन्य विकसित नगरों में सोन घाटी में मुडवारा तथा सीधी प्रमुख नगर हैं। अर्थात यदि हम सोन घाटी की बात करें तो वहाँ पर मुडवारा और सीधी हैं जो कि अल्प विकसित हैं। उसके अलावा जैसे कि नरसिंहपुर हो गया, गाडरबारा हो गया, पिपरिया हो गया, होशंगाबाद हो गया, बड़वाह, बड़वानी, महेश्वर, ओमकालेश्वर, इटारसी, हरदा, ये जो क्षेत्र हैं यह प्रमुख स्थान रखते हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत। उसके साथ ही नर्मदा के दक्षिण में खंडवा और खरगोन भी प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इसके साथ ही नर्मदा घाटी और मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाली जितनी भी विशेषताएं थीं उन विशेषताओं को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपसे कैसा भी प्रश्न बने, चाहे 3 नंबर का प्रश्न बने नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी से, या फिर आपका प्रश्न बने मालवा के पठार से, चाहे वह 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 11 नंबर का हो, वह आप सभी सही तरीके से इस वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट तरीके से इसको समझाया था और अब इस वीडियो में इसको डिटेल से समझाया है। तो आप इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इन क्षेत्रों से आए और आपसे ना बने। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।